हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे जनन स्वास्थ्य कर रहे थे चैप्टर 4 ट्वेल्थ का, है ना। और इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। इसमें से कुछ एक लेक्चर कर चुके हैं, उसको जाकर देखिए। और ये रहेगा आज का दूसरा सेशन रहेगा, दूसरा लेक्चर रहेगा आज का, है ना। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे थे क्या कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, गर्भ निरोधक विधियां की, है ना। गर्भ निरोध किस तरीके से किया जा सकता है, मतलब कि कोई अगर दंपत्ति है ना, मेल और फीमेल दोनों जो पति पत्नी होता है, तो अगर बच्चा बच्चा नहीं चाहता, एक बच्चा नहीं हो कुछ समय के लिए, या पहली बार या किसी भी तरीके से, है ना, तो उसका क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसको बोलते हैं गर्भ निरोधक तरीके या गर्भ निरोधक के विधि, है ना। तो उसमें से दो तरीके हम कर चुके हैं। एक कर चुके हैं प्राकृतिक विधि जिसको बोलते हैं नेचुरल मेथड, और दूसरा कर चुके हैं बैरियर मेथड जिसको बोलते हैं रोधक विधि, है ना। और ये आज करेंगे तीसरा, इसको बोलते हैं क्या, रासायनिक विधि। इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको क्या, केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड से करेंगे क्या, कॉन्ट्रासेप्ट करेंगे, मतलब कि गर्भ को निरोध करेंगे। अब देखो केमिकल में क्या क्या होता है सर, तो केमिकल में मतलब कि जितने भी केमिकल पॉसिबल हो सकते हैं, केमिकल को लगा करके, कोई रसायन को लगा करके गर्भ को निरोध करना है, बच्चे को जन्मने से रोकना है। कैसे रोक सकते हैं सर, तो इसमें जो है ना किसी भी केमिकल को लगा सकते हैं। उसमें से कौन सा लगाएंगे सर, तो जो केमिकल मेथड में से आता है उसमें से पहला फर्स्ट पार्ट मुका रखना है क्या, इसमें गोलियों का प्रयोग किया जाता है। जो गोली खाते हैं ना, दवा, जिसको किसी को बुखार लगा, बीमारी हुआ, तो आप गोली खाते हैं, टैबलेट्स जिसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, पिल्स, पिल्स गोली को बोलते हैं, है ना। तो पिल्स का उपयोग करके क्या करेंगे, हम गर्भ को निरोध करेंगे, ठीक है। उसी में से कुछ पिल्स यहाँ पे लिखे हैं, जो इसका जो मतलब शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, उसको बोलते हैं पहला को COC। COC को बोलते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। COC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। मतलब कि जिस गोली को मुख मतलब मुख में खाते हैं, वहां पर जाकर एक्शन करता है जनन अंग पर, तो उसको बोलते हैं, जनरली क्या बोलते हैं, COC प्रकार के टैबलेट बोल सकते हैं, या COC प्रकार के पिल्स बोल सकते हैं, है ना। दूसरा उसी तरह का एक और गोली है, उसको बोलते हैं POP, है ना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, ये बायोलॉजी है ना। तो POP का मतलब होगा यहाँ पे क्या, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, है ना। मतलब कि वहां पे क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन की कमी कर देती है महिलाओं में, है ना। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कमी हो जाएगा तो वहां पे क्या होता है, तुम लोग को बता चुके हैं हम कि देखो, फीमेल में दो प्रकार के हार्मोन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपका रखना है। एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो एस्ट्रोजन है जो गर्भाशय के अंतःभित्ति को बनाता है ना। क्या होता है अंतःभित्ति सर, तो अंतःभित्ति, गर्भाशय के अंतःभित्ति उसको बोलते हैं जिसमें बच्चे रोपित होते हैं, जिसमें बच्चे प्राप्त होते हैं, और उसी में उसका ग्रोथ होता है, उसी में उसकी बढ़ता है ना, अंतःभित्ति में। तो अंतःभित्ति बनाता कौन है, यही एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण बनता है। और दूसरा जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करता है, उस अंतःभित्ति को अंत तक बना के रखता है, ताकि बच्चा उसमें अच्छे से डेवलप हो, है ना, भ्रूण का सही से विकास हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो POP गोली है वो क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, मतलब कि वैसा दवा, वैसा गोली जो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन के दवा मतलब असर को कम कर देता है। अब प्रोजेस्टेरॉन असर कम कर देगा तो क्या होगा, गर्भाशय के अंतःभित्ति बना हुआ नहीं रह पाएगा, वो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो बच्चे नहीं रह पाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब बच्चे का रोपण ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो बच्चे ने गर्भ नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छा, ये दोनों जो है COC और जो POP है, इस दोनों को लगातार 21 दिन तक, यहाँ पे दोस्तों लिखे हैं 21 डेज तक लगातार यूज किया जाता है। अगर 21 डेज तक लगातार कोई यूज करता है तो वो कारगर होगा, अदरवाइज फेल भी कर सकता है, वो मतलब कि असफल हो सकता है ना। और एक जो आपके एनसीईआरटी में सबसे प्रमुखता से लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आपका कौन, ये सहेली, है ना। सहेली गोली जो है, सहेली पिल्स जो है, महिलाओं के लिए एक तरह से कहा सकता है कि वरदान साबित हो रहा है आजकल, है ना। अधिकतर महिलाएं इसका प्रयोग करती है। सहेली पिल्स है, गोली है ना। गर्भ निरोध करने के तरीके हैं ये गोली। अगर किसी को गोली खाना, टैबलेट खाना है ना, उसको बचा नहीं चाहिए, तो सहेली गोली का प्रयोग करेगा, है ना। सहेली गोली को कब लेना है, सप्ताह में एक बार इसका यूज होता है, इस बात को अच्छे से समझना, सप्ताह में इसका यूज होता है, सिर्फ एक बार किया जाता है सहेली गोली का, है ना। ऐसा नहीं कि अधिक ले लो। देखो, कोई भी रसायन या कोई भी गोली है तो क्या है, रसायन ही है। तो गोली का अधिक प्रयोग करने से हो सकता है कि इसका साइड इफेक्ट भी हो, है ना। तो इसके साइड इफेक्ट होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। तो आपको लगना है अच्छा, ये जो सहेली है ये कौन सुझाया है, तो सुझाव मतलब बताया है कौन, है ना। ये देखो, एक संस्था है CDRI,
इसको बोलते हैं सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भारत में कहाँ पे है, वो है लखनऊ में। कहाँ पड़ता है, लखनऊ में। तो यही लखनऊ के द्वारा वहाँ पे सुझाया गया है पूरे भारत के लोगों को, है ना, कि इस दवा का प्रयोग किया जाए। किसमें, किस फॉर्म में, किस रूप में, गर्भ निरोधक गोली के रूप में। सहेली का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आचार्य के लिख चुके हैं, इसको याद करना अच्छे से। ठीक है, ये हो गया कुछ रसायन के तरीके, गोलियां। रसायन में से कुछ और रसायन के बारे में आपको पढ़ना है, और जिसमें जो सबसे प्रमुख है वो है आपका ये अंतःगर्भाशयी युक्ति। इसको बोलते हैं क्या, अंतःगर्भाशयी युक्ति। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं क्या, IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशयी युक्ति, है ना। मतलब इसका क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि गर्भाशय के अंतर में कोई ऐसा युक्ति रख देंगे, कोई ऐसा चीज रख देंगे जिससे स्पर्म की गति कम हो जाए, या स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। जैसे इससे पहले तुम लोग बता चुके हैं हम क्या, कि देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है पूरा फेलोपियन ट्यूब होता है। फेलोपियन ट्यूब के तुम्बिका जिसको बोलते हैं, एम्पुला वाला भाग में आकर रहता है क्या, अंडाणु रहता है आके, वहां पर वेट करता है किसका, स्पर्म का। अगर सही समय पे वहां पे स्पर्म आ गया तो निषेचन हो जाएगा, है ना। लेकिन स्पर्म जाएगा कहाँ से, पहले तो उसका स्खलन जो होगा, इजैकुलेशन कहाँ पे होगा, वजाइना में होगा। वजाइना से आगे जाएगा कहाँ पे, सर्विक्स में। सर्विक्स से आगे जाएगा कहाँ पे, यूट्रस, गर्भाशय होते हुए जाता है कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में, है ना। तो कुछ ऐसा यंत्र, कुछ ऐसा युक्ति रख देते हैं गर्भाशय में ही, है ना। वो क्या करता है, स्पर्म की गति को ही कम कर देता है। अब जब स्पर्म की गति जब कम हो जाएगा ना, तो मदर के या फीमेल के बॉडी में, या बोल सकते हैं कि फीमेल के गर्भाशय में बहुत सारे WBC होते हैं, है ना। WBC का कई प्रकार होता है, उसमें से याद रखना फाइगोसाइट होता है, जो क्या करता है, किसी भी अंदर आते हुए एंटीबॉडी को मारता है, तो स्पर्म को मार के खा जाता है वो, है ना। तो गति कब हो जाएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सेकंड के लिए थोड़ा सा बात दिखाते हैं हम। जैसे ये है आपका, ये है आपका क्या, हाँ ये देखो है तुम्हारा क्या, यहाँ पे है ओवरी, और यहाँ पे तुम्बिका में मतलब जिस रहता है क्या, ओवाक रहता है ना। अब यहाँ पे हुआ है तुम्हारा स्पर्म इजैकुलेशन, यहाँ पे स्पर्म निकला जाता है इस रास्ते से। तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारे फैगोसाइट्स होते हैं जो स्पर्म को मारने का काम करता है। तो बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं, बहुत कम पहुंच पाता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फैगोसाइट पड़ा हुआ है, और स्पर्म की गति को ही कम कर दे, तो स्पर्म की गति को कम कर देंगे ना, तो यहाँ पे फैगोसाइट्स को मार के खत्म कर देगा, मतलब आगे पहुंचने ही नहीं देगा, है ना। वो तो बहुत तेज आगे बढ़ता है जो स्पर्म, वही यहाँ तक से पहुंच पाता है और उसी का निषेचन हो पाता है। ठीक है, तो इसमें हमको यही पढ़ना है कि अंतःगर्भाशयी युक्ति जो होता है क्या करता है, स्पर्म की गति को कम कर देता है, या उसकी जनन करने की क्षमता को कम कर देता है। देखो इसमें तुमको अगर एग्जाम में आए रखने के लिए कि अंतःगर्भाशयी युक्ति क्या होता है, तो लिखना है कि स्पर्म के निषेचन करने की क्षमता को कम कर देता है, या बोल सकते हैं कि स्पर्म का गति कम कर देता है। गति कम कर देगा तो यहाँ पे मर जाएगा और डेथ हो जाएगा, है ना। तो अंदर जा नहीं पाएगा, तो निषेचन नहीं हो पाएगा, है ना। इसमें से जो युक्ति है, जो डिवाइस है ना, कौन कौन सा डिवाइस यूज होता है सर, कौन कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो डिवाइस का नाम रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कौन, लिपेस लूप। लिपेस लूप एक युक्ति है, एक डिवाइस है, जो क्या करते हैं, जैसे ये हो गया गर्भाशय, है ना। तो गर्भाशय में यहाँ पे डाल देते हैं इस तरह से, यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से डाल देते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे कोई डाल दिए युक्ति, तो यहाँ से स्पर्म जब जाएगा ना, तो इसकी गति यहाँ पे स्पर्म क्या रुक जाएगा, आगे बहुत कम बढ़ पाएगा। जब स्पर्म रुक जाएगा तो यहाँ पे पड़ा हुआ तुम्हारा क्या है, फीमेल के बॉडी पे पड़ा हुआ था फैगोसाइट WBC, वो क्या करेगा, इसको मार के खत्म कर देगा, तो आगे जा नहीं पाएगा, है ना। तो ये है कौन, लिपेस लूप है, क्या करेगा, स्पर्म की गति को कम कर देता है। और बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो तुम्हारा जो है वो क्या है, कॉपर स्त्रावित करने वाला IUD बोलते हैं इसी को, अंतर्गर्भाशयी युक्ति को बोलते हैं क्या, IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, है ना। ऐसा इसमें देखो ये क्या है, ऐसा डिवाइस है जो कॉपर रिलीज करता है, कॉपर निकालता है अपने से, है ना। उस IUD को क्या बोलेंगे, कॉपर स्त्रावित करने वाले IUD, है ना। अब देखो कॉपर से क्या दिक्कत है, कॉपर से स्पर्म को दिक्कत है, कॉपर के स्मेल से स्पर्म को क्या है, दिक्कत है, उसके मतलब कि आने पर करता तो उसका गति घट जाता है, या मतलब मर जाता है स्पर्म, है ना। तो कॉपर से इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जो युक्ति लगाते हैं ना, जो लगाते हैं डिवाइस, उसमें से कुछ ऐसे रसायन निकलवा देते हैं, उसमें क्या निकलता है, कॉपर निकलवा देते हैं, कॉपर डाल देते हैं,
ताकि कॉपर से स्पर्म को दिक्कत है तो आगे जा नहीं पाएगा, उसकी गति अपने आप कम हो जाएगी या स्पर्म मर जाएगा तो आगे जा ही नहीं पाएगा, है ना। उसी में से कॉपर हस्तांतरित करने वाले आयोडीन में से कौन है, कॉपर टी जिसको बोलते हैं, जो बहुत फेमस है इंडिया में, है ना। लगभग आदमी के नाम पर आता है कॉपर टी, यही है कॉपर टी, है ना। मतलब एक ऐसा युक्ति, एक ऐसा डिवाइस जिससे कॉपर रिलीज होता है, जिससे कॉपर निकलता है, और कॉपर क्या करेगा, स्पर्म को मार देगा या उसकी गति को कम कर देगा, ठीक है। दूसरा है कॉपर 7, जिस तरह से कॉपर टी है उसी तरह से कॉपर 7 भी होता है, गर्भाशय में यहाँ पे यूज किया जाता है, लगाया जाता है, डॉक्टर के हेल्प लगाया जाता है ना। और एक और है मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375 भी उस तरह का एक डिवाइस है ना। दूसरे प्रकार का जो डिवाइस है उसको बोलते हैं हार्मोन स्त्राव आयोडी, मतलब कि इससे कुछ ऐसा हार्मोन निकलता है जो स्पर्म की गति को कम करता है। कौन सा हार्मोन निकलता है सर, इसका नाम क्या है, इस आयोडी का नाम है प्रोजेस्टासट। प्रोजेस्टासट एक प्रकार का युक्ति है, एक प्रकार डिवाइस है जो स्पर्म की गति को कम कर देता है, ठीक है। तो कम से कम ये सारी बातें आपको याद रखना है अच्छे से। अच्छा, एक बात और है, एक है नॉर प्लांट, है ना। इसमें क्या करते हैं ना, एक युक्ति को यहाँ पे लगा देते हैं, एक डिवाइस है ना, उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं, है ना। और उससे क्या होता है, उसमें कुछ ऐसे हार्मोन निकालने की क्षमता होती है, क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन की अधिकता के कारण, मतलब ये क्या करता है, बॉडी में मतलब कि महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन के स्त्राव को अधिक कर देता है। जब प्रोजेस्टेरॉन अधिक हो जाएगा ना, तो गर्भाशय की जो अंतःभित्ति है, जैसे देखो यहाँ पे गर्भाशय है, तो गर्भाशय का एक भित्ति हो गया, और ये होता है कौन आपका दूसरा भित्ति, है ना। और एक होता है आपका कौन, तीसरा भित्ति। तो 3 लेयर के होते हैं गर्भाशय के अंतःभित्ति। तो अंतःभित्ति जो है ना, इसी में बच्चे का रोपण होता है, बच्चा रहता है इसी में, यहाँ पे रोपित हो रहा है बच्चा, है ना। तो गर्भाशय के अंतःभित्ति को जो है ना, प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, देता है, पूरा कठोर कर देता है, बहुत कर देता है, क्या कठोर कर देता है ना। जो कठोर हो जाएगा तो इसमें बच्चा का निषेचन हो भी गया ना, जैसे स्पर्म यहाँ पे आया, यहाँ पर नानु है, निषेचन हुआ, फिर बाहर निकले, तो यहाँ पे होना चाहिए था क्या, रोपित होना चाहिए था, इम्प्लांट होना चाहिए था, लेकिन कठोरता के कारण इम्प्लांट होगा नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया है, कठोर हो गया परत, तो इस तरह से गर्भधारण नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सब था आपका क्या, रासायनिक विधि, ये सारे था क्या तुम्हारा रासायनिक विधि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में से, है ना। एक इसी में से तुम लोग को और पढ़ना है एक बात और, कि अगर जैसे मान लो कि किसी फीमेल में, है ना, अगर किसी फीमेल में इस सब में से कोई तरीका यूज नहीं कर पाया, है ना। अच्छा, एक पहले पॉइंट और है, एक पहले और करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद करेंगे इसको। जो देखो नेक्स्ट जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, वो कौन है, शल्य क्रिया विधि, है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सर्जिकल मेथड। अभी तुम लोग को पता होगा, जो डॉक्टर लोग होता है वो जो सर्जरी करता है, वो करता है, चीर फाड़ करता है, ऑपरेशन वगैरह करता है ना। तो शल्य क्रिया विधि में यही करना है कि ऑपरेशन के द्वारा कोई ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए जिसमें कि स्पर्म और ओवम, मतलब कि अंडाणु और शुक्राणु मिल ही ना पाए, नहीं मिलेगा तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे, है ना। तो इसमें देखो दोनों में अलग अलग नाम है ना। क्या नाम है, देखो मेल में जो नाम है उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, है ना। इसी को बोलते हैं बंध्याकरण भी बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं बंध्याकरण, है ना। बंध्याकरण इसको बोलते हैं, है ना। मेल में होता है क्या, वैसेक्टोमी, जबकि फीमेल में होता है क्या, ट्यूबेक्टोमी होता है। दोनों का नाम अलग अलग है, काम वही है। काम क्या है, देखो अगर तुम लोग पढ़ा पहले पढ़ा लोग, इससे पहले जनरल चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाए हैं, जो वो चैप्टर अगर पढ़ल होगा तो उसमें क्या पढ़ाए थे, हम पढ़ाए थे ये, देखो ये है तुम्हारा क्या, टेस्टिस, है ना। ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे टेस्टिस है ये, है ना, जिसको बोलते हैं ब्रसन। और ये है क्या, स्क्रोटम, जिसको बोलते हैं क्या, ब्रसन कोशिश में रहता है टेस्टिस, है ना। अब यहाँ से निकलता है एक स्ट्रक्चर, एक नली निकलता है ना। यहाँ पे निकल रहा है क्या, एक नली, जिसको बोलते हैं वास डेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ से नली निकल रही है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस बोलते हैं, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पूरा भाग, इसको ये क्या है, मूत्राशय है ये, मतलब कि मूत्राशय के ऊपर से वास डेफरेंस जो है ना, मूत्राशय के बनता शरीर के, देखो बाहर, शरीर के बाहर लटका हुआ भाग है ये, है ना।
फिर जाता है कहाँ पर, शरीर के अंदर मूत्राशय के ऊपर से लूप बनाते हुए वास डेफरेंस आता है नीचे फिर, है ना। और यहाँ पे 3 ग्रंथियाँ होता है, तुम लोगों को पता होगा। एक होता है कौन, शुक्राशय ग्रंथि, एक होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियाँ होती है। आगे जाके यही समझना जो जाता है क्या, इसको बोलते हैं क्या, पेनिस बोल देते हैं, है ना। और यहाँ से स्पर्म इजैकुलेशन होता है। ये प्रोसेस पूरा का पूरा है, ये पढ़ाए मानव जनन में हम। तो यहाँ पे याद रखना है क्या, कि देखो जब किसी को बंधकन करते हैं, नसबंदी जिसको बोलते हैं, है ना, नसबंदी जब करते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं, नसबंदी अगर मेल में कर रहे हैं, किसी नर को नसबंदी कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर लगाएगा एक कट, चिरेगा हल्का सा, और क्या करेगा, यहाँ से इस वाले भाग को, इस वाले नली को, ये कौन है, वास डेफरेंस है, इसको ही काट के बांध देगा। क्या करेगा, इसको काट के बांध देगा। अगर काट के छोड़ देगा, खाली बांधेगा नहीं ना, तो हो सकता है कि जो कोशिका ना, जीवित कोशिका ना है, हो सकता है कि आगे जाकर कभी जुट जाए वो, है ना। तो इसको क्या करेगा, काट के बांध देता है ना। काट के बांध देगा तो क्या करेगा, यहाँ से अब यहाँ पे स्पर्म बनेगा, स्पर्म यहाँ बनेगा, लेकिन इस तरीके से पार हो पाएगा ही नहीं, है ना। दोनों तरह से दोनों नली को क्या करता है, काट के बांध देता है। तो यहाँ से स्पर्म तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पास होगा ही नहीं स्पर्म, है ना। तो इस तरह से स्पर्म जाएगा नहीं, स्पर्म निकलेगा नहीं, तो निषेचन नहीं हो पाएगा, मतलब कि गर्भाधान नहीं, मतलब किसी महिला को गर्भाधान नहीं करवा पाएगा, है ना। इसको बोलते हैं क्या, नसबंदी बोलते हैं। मतलब कि इसी नस को बांध दिया, किसको बांध दिया, वास डिफरेंस को, है ना। देखो उसी से नाम इसका पड़ा है वैसेक्टोमी, मतलब कि वास को क्या किया है, बंद कर दिया है ना। तो अच्छा, एक सवाल तुम लोग का रहता है बच्चा लोग का, कि जो पुरुष नसबंदी हो चुका, जिस पुरुष को नसबंदी हो चुका है, क्या वो सेक्स कर पाएगा, तो इसका आंसर है बिल्कुल कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, उसका हार्मोन तो कुछ थोड़ी किया है, बॉडी हार्मोन तो काम करवे करेगा, है ना। पेनिस में भी इरेक्शन होगा करेगा, पेनिस इरेक्ट होगा, और पेनिस इरेक्ट होगा तो मतलब कि सेक्स कर पाएगा, इजीली सेक्स कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्स कर पाएगा। लेकिन हाँ, अच्छा, सेक्स में सीमेन निकलेगा क्या, हाँ सीमेन निकलेगा ना, सीमेन निकलेगा, लेकिन इस सीमेन में स्पर्म नहीं रहेगा, क्योंकि स्पर्म जो नली है उसको हम यहीं पे बंद कर दिए हैं। स्पर्म का सीमेन कहाँ बनता है, सीमेन बनता है यहाँ पे 3 ग्रंथियाँ होती है ना। 3 ग्रंथि जो होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, इस सबसे बनता है क्या, सीमेन। तो सीमेन तो यहाँ से निकल जाए, सीमेन तो यहाँ से भी करेगा, लेकिन हाँ इस सीमेन में स्पर्म नहीं आ पाएगा। तो ध्यान रखना, जिसमें नसबंदी हो गया होता है वो सेक्स कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सीमेन भी निकलेगा, है ना, लेकिन उसमें उस सीमेन में स्पर्म नहीं रहेगा। स्पर्म नहीं रहेगा तो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं मेल में क्या, वैसेक्टोमी नाम रख लेना। उसी तरह से दूसरा होता है नसबंदी किसमें, फीमेल में, है ना। फीमेल में होता है क्या, जो फीमेल में होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, है ना। फीमेल में, अच्छा, ग्रामीण भारत में लगभग, या सारे मध्य भारत में भी, है ना, जनरली करवाती है, कौन नसबंदी करवाती है, फीमेल करवाती है नसबंदी, है ना। फीमेल में होता है क्या, नसबंदी होता है। कैसे क्या होता है इसमें, देखो जो फीमेल में नसबंदी होता है उसका नाम क्या है, ट्यूबेक्टोमी, उसको बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। इसलिए ना कि इसमें तो पढ़ाए हैं स्ट्रक्चर, सारा स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं कि इसमें मानव जनन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, है ना। तो हमें पहले देख लो, उसके बाद यहाँ पर अच्छा समझ में आएगा स्ट्रक्चर ऐसा कैसे होता है। देखो ये जो भाग है फीमेल का, ये भाग है, ये फीमेल का जनन तंत्र है, जनन अंग है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है भाग नीचे वाला भाग, है ना, ये वाला भाग इसको बोलते हैं वजाइना, है ना। ये है, इसको बोलते हैं सर्विक्स, कब बोलेंगे सर्विक्स हिंदी में, ग्रीवा। ये जो है अंडाशय है, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब है। अभी क्या करते हैं ना, इसका नाम देखो क्या है, ट्यूबेक्टोमी। इस फैलोपियन ट्यूब में क्या कोई क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से इधर काट दिए, कट कर दिया, यहाँ से इधर कट कर दिए, मतलब काट के बांध दिए, काट के बांध देंगे। तो देखो यहाँ पे ओवरी है, अंडाशय कहाँ पे है, यहाँ पे, और इस अंडाशय में बनता है क्या, अंडाणु। अंडाणु बनेगा यहाँ पे, फिर आएगा कहाँ पे, इसमें आएगा, लेकिन यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा, यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा, ना तो स्पर्म इधर जा पाएगा, ना तो अंडाणु इधर आ पाएगा। तो दोनों का मिलन होगा नहीं, मिलन नहीं होगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा। तो फीमेल में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ही, दोनों साइड को, है ना, दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देते हैं। इस अवस्था को कहते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। और ये किसमें होता है, फीमेल में होता है। तो दोनों बात को याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये था आपका क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का 4 तरीका, 4 मेथड, 4 विधि, है ना, जो चालू कर चुके हैं। अब एक सवाल है कि सर अगर इसमें से कोई भी मेथड, कोई जो दंपत्ति है वो फॉलो नहीं कर पाया, कोई कपल जो है इसमें से कोई मेथड फॉलो नहीं कर पाया,
मतलब कि ना तो नेचुरल तरीका अपनाया, ना तो केमिकल तरीका अपनाया, ना ही बैरियर मेथड अपनाया, और ना ही ये मतलब कि क्या अपनाया, सर्जिकल मेथड अपनाया। तो क्या करेगा, और मतलब कि रात वाला बात हो गया, रात वाला बात हो गया, और बाद में अफसोस कर रहा है कि अब क्या हो गया। तो एक तो उपाय है क्या, मतलब कि तुरंत से लाके गोली खा लो, है ना। तो जो आपातकाल स्थिति में, इसको बोलते हैं क्या, आपातकाल स्थिति। तो आपातकाल स्थिति में जो गोली का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं क्या, आपातकालीन स्थिति में जो गोली का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे क्या, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बोलेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। मतलब कि जब काम हो गया, है ना, मतलब सेक्स हो गया, इंटरकोर्स हो गया, और बाद में आया कि हम तो कोई सी चीज़ का प्रयोग करवे नहीं किए, ना तो कंडोम का किए, ना तो इजैकुलेशन के समय बाहर निकाले, ना तो ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी होले, कोई तरीका नहीं होले, तब कोई सी दवा का प्रयोग कर लेंगे, उसको बोलेंगे क्या, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। और जनरली किस में होता है, तो इसे अगर किसी का रेप हो गया है तो रेप में कोई कंडोम पानी को नहीं यूज करता है, रेप करता है, या तो कोई गलती से मतलब कि जोश जोश में आके काम कर लिया, जैसे तरीका बिना अपनाए हुए, तब मॉर्निंग आफ्टर पिल्स का प्रयोग किया जाता है उस समय में, है ना। तो ये सारा हो गया क्या आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया, है ना। और एक वर्ड जो आपको और पढ़ना है, एक टॉपिक, उसको बोलते हैं MTP। हाँ, उसको क्या बोलेंगे, MTP कहते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, क्या, कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सगर्भता का चिकित्सीय समापन को बोलते हैं क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि अगर कोई तरीका नहीं अपनाया और महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई, गर्भाधान हो गया, है ना, तब उस अवस्था को कहते हैं क्या, अच्छा तब क्या कराएंगे उसमें, जैसे कोई वुमन है, प्रेग्नेंट हो गई और उसको प्रेगनेंसी को ख़त्म करना है, बच्चा नहीं चाह रहा है ना, तो क्या करेंगे, तो उसमें लगवाएंगे हम MTP, मतलब कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि चिकित्सीय सहायता से उसको क्या करना है, बच्चे को गर्भ से हटाना है ना। इस अवस्था को ही बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो ये क्या होता है, पहले समझना, ये देखो यहाँ पे लिखे हैं हम कि गर्भ काल पूर्ण होने पर, गर्भ मतलब गर्भ पूर्ण होने पर कितना होता है, जनरली मानव में 9 महीने का होता है, मतलब उससे पहले ही, गर्भ काल पूर्ण होने से पहले ही गर्भ को समाप्त करना, गर्भ काल पूर्ण होने से पहले ही गर्भ को क्या करना है, समाप्त करना। इस स्थिति को कहते हैं क्या, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे NCERT कुछ डेटा दे रखा है, वो बोलता है ना कि दुनिया में, इस दुनिया में जितने भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उसका लगभग लगभग 1/5 भाग मेडिकल द्वारा बच्चे को, मतलब कि गर्भ को खत्म करवा देती है, मतलब कि MTP करवाती है। 1/5 भाग, इस डेटा को याद रख लेना, है ना। 1/5 भाग क्या करते हैं, गर्भ को खत्म करवा देता है। अब ऐसे इंडिया में बहुत कम होता है, इंडिया में बहुत मतलब बच्चे जो है सेंसेशन से जुड़े होते हैं, समय नया से जुड़ी होती है, लेकिन विदेशों में उतना नहीं दिखता है। मतलब किसी से भी प्यार व्यार किया, लिव इन रिलेशनशिप में रहा, अब बच्चा आ गया और बाद में क्या हो गया, डिवोर्स हो गया, मतलब कि हट के दोनों अलग हो गया। तो जनरली क्या करता है, सब बच्चे को थोड़ी अति कर रखेगा, बच्चे को कितना हटवा भी देता है गर्भकाल से ही, है ना। और रखना इस डेटा को 1/5%, 1/5 भाग जो है कुल गर्भाधान का MTP करवाता है। ठीक है, भारत में पहले ये इलीगल नहीं था, इलीगल था, लेकिन 1971 ईस्वी में इसको लीगलाइज कर दिया गया। मतलब कि 1971 के बाद कुछ मदर, है ना, MTP के द्वारा बच्चे को हटवा सकते हैं, गर्भ को समाप्त कर सकते हैं 1971 के तहत इसको डेट को। ठीक है, इसमें क्या कानूनी मान्यता मिली थी MTP को, है ना। एक क्वेश्चन है कि MTP मतलब कि गर्भ को कौन हटा सकता है, MTP कब करवाना सही रहेगा, है ना। तो NCERT स्पष्ट रूप से लिखता है कि पहले तिमाही में करा सकते हैं, सही रहेगा। पहले तिमाही में मतलब कि अगर बच्चा पटवाते हैं, गर्भ को खत्म करते हैं, तो कोई दिक्कत ज़्यादा होने वाला नहीं है ना। और उस समय क्या होगा, पिल्स द्वारा मतलब गोली द्वारा भी करवा सकते हैं, गोली दो, है ना, अंतापित्ती को क्या करेगा, खत्म कर देगा, बच्चा गिर जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा तिमाही अगर हो गया, पहले तिमाही नहीं किया और बाद में सोचा कि हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, है ना, बाद में जब बढ़ गया तो बच्चा वहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है बच्चे का, है ना। यहाँ पे है कि दूसरा तिमाही जब शुरू हो गया, मतलब कि लगभग लगभग कब, 12 सप्ताह। तो 12 सप्ताह के बाद क्या होता है,
मदर को जान का खतरा होता है। इसलिए ना कि 12 सप्ताह के बाद प्लेसेंटा वगैरह है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह पूरी तरह से अच्छी तरह से अटैच हो जाता है मदर के गर्भ से, है ना। और उसको तोड़ने के लिए बहुत मतलब कि अधिक दवा की जरूरत पड़ती है या चीज की जरूरत पड़ती है, तो उसमें मदर को जान की खतरा भी होती है ना। तो उस अवस्था में सही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग करवाते हैं, उसमें करवाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, 12 सप्ताह का क्या होता है, मदर को खतरा रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, इस जो क्वेश्चन लिखे थे एमटीपी करवाना सही रहेगा, तो पहले तिमाही में करवा सकते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। हटाना है तो पहले ही हटा दो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखे हैं कि एमटीपी कौन करवा सकता है। अब जैसे यहाँ पे कर तो दिया है कि 71 में कर दिया, क्या लीगल तो कर दिया सरकार, लेकिन कैसा हटा देगा। यहाँ पे एक प्रावधान इसमें ये भी है प्रावधान कि अगर कभी आप सुनते होंगे कि बेटी हो रहा है किसी को, तो उसके गर्भ खत्म कर दो, गर्भ में ही मरवा दो, है ना। तो ऐसे पता चल जाएगा कि जांच करवा लेगा, पता चल जाएगा कि बेटी है, उसको हटवा देगा उसको, है ना। ये इलीगल है, ये नहीं कर सकते हैं, है ना। कौन करवा सकता है, तो इसमें यहाँ पे सीधे सीधे आंसर बात लिखता है, क्या लिखता है, तो वही करवा सकता है जिसमें अवांछित गर्भ से छुटकारा पाना है, मतलब कि बच्चा नहीं चाह रहा है ना, किसी कारण से, है ना, और उसको गर्भ हो गया है, तब वो हटा सकता है मेडिकल द्वारा, है ना। जैसे अब जैसे यहाँ पे और लिखता है, जैसे किसी का रेप केस हो गया है, रेप हुआ, बच्चा मतलब गर्भधारण हो गया, है ना, तो थोड़ी कोई चाहेगा कि किसी का बच्चा रेप हो गया, उसका बच्चा रहेगा उसके घर में, वो हटा देता है बाद में, है ना, तो हटा सकता है ना। नेक्स्ट है कि भ्रूण की स्थिति सही नहीं रहने पर, अब जैसे जहाँ पे भ्रूण को सही जगह पे गर्भाशय में होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, किसी और जगह पे है ना, और उससे बहुत मतलब कि दर्द हो रहा है, मदर को परेशानी हो रही है ना, तो भ्रूण की स्थिति सही नहीं गर्भ सही नहीं रहेगा ना, तब भी उसको हटवा सकते हैं, है ना। और एक बताओ लिखता है कि बच्चे में कोई खतरनाक बीमारी रहने पर, है ना, अगर बच्चा में कोई खतरनाक बीमारी है ना, जो ठीक नहीं हो सकता है वैसे बीमारी, तो ऐसे केस में बच्चे को हटा सकते हैं, गर्भ को खत्म कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे थे क्या आपके मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के तरीके थे, कौन करवा सकता है, कब करवा सकता है और कैसे करवा सकता है, ये सारा था प्रोसेस ये। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको करना है वो करना है क्या, इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्या, नेक्स्ट टॉपिक लिखे हैं क्या, इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं क्या, बंधता। अब ये क्या होता है सर, देखो अगर किसी दंपत्ति कपल को बोलते हैं, मतलब कि मादा और पुरुष, हम साथ जो पति पत्नी जिसको बोलते हैं ना वो, है ना, उसको बोलते हैं कपल बोल सकते हैं, दंपत्ति बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है ना। अगर कोई दंपत्ति चाह रहा है कि उसको बच्चा हो, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, हर बार कोशिश कर रहा है, कभी ई बाबा से, कभी वो बाबा से, कभी वो डॉक्टर से, कभी डॉक्टर से, दिखा दिखा के, इलाज करवा करवा के परेशान हो गया है ना, तो इस स्थिति को कहते हैं क्या, बंधता कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं, मतलब कि इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं, है ना। तो ये इसका कारण क्या है, क्या कारण है कि किसी बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चा देखो, बच्चा पैदा करना मेल या फीमेल का ये मतलब गॉड गिफ्ट है, हर कोई बच्चा पैदा कर सकता है ना, लेकिन किसी किसी कारण से कोई कोई अगर बीमारी हो गया, है ना, तो हो सकता है बच्चा पैदा नहीं हो, है ना। कारण क्या क्या है सर, क्या बीमारी हो सकता है, देखो अच्छा, आज का समाज में क्या है, समाज में जनरली मानसिकता ये बन गई है कि अगर किसी दंपति को बच्चा नहीं हो रहा है तो दोषी ठहराया किसको, लड़की को ही ठहराएगा दोषी, कि तुम्हारे में ही किसी कोई खराबी होगा जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा है, और जनरली उसका इलाज करवा देता है, मतलब कि लड़की सही है फिर भी उसका इलाज करवा रहा है ना। तो ये गलत बात है, जितना जिम्मेदार लड़का है उतना ही जिम्मेदार लड़की भी है ना, बच्चा नहीं होने का, है ना, दोनों तरफ बराबर जिम्मेदार है ना। देखिए पहले करते हैं मेल में क्या क्या ऐसा स्थिति होगा जिसके कारण बच्चा नहीं पैदा कर सकता है वो, तो पहला कारण है उसको क्या, उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्मिया उस स्थिति को कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें एक मेल के टेस्टिस में या बोल सकते सीधे सीधे मेल में स्पर्म नहीं बनता है ना। अगर अच्छा स्पर्म बनने के कई सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि टेस्टिस में चोट लग गया है, हो सकता है कि जिसमें टेस्टिस में बनता है स्पर्म वो खराब हो गया है ना, हार्मोन सही से नहीं निकल रहा है ना, तो कई सारे काम हो सकते हैं, है ना। इस स्थिति को बोलते हैं क्या, एंजियोस्पर्मिया, मतलब क्या हो गया, मेल में स्पर्म नहीं बन रहा है, तो स्पर्म नहीं बनेगा तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, उसको बोलेंगे क्या, बंधता बोलेंगे, इनफर्टाइल बोलेंगे, फर्स्ट केस मेल में, है ना। दूसरा है कौन,
ओलिगोजोस्पर्मिया। ओलिगोजोस्पर्मिया का मतलब होता है ये कि मेल में स्पर्म बन तो रहा है लेकिन बहुत कम बन रहा है, बहुत कम मात्रा में बन रहा है ना। तो कम मात्रा में बनेगा तो तुम लोग बता चुके हैं हम क्या कि अगर कम स्पर्म रहेगा, है ना, तो क्या होगा, फेलोपियन मतलब कि फेलोपियन ट्यूब में पहुंच ही नहीं पाएगा, वो गर्भाशय में जाकर खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। क्यों मर जाएगा? क्योंकि फीमेल की बॉडी में है क्या लगा हुआ, WBC, कम स्पर्म को क्या करेगा, अटैक करके मार देगा, वहाँ पर पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये भी दिक्कत है, इसमें बच्चा पैदा नहीं हो सकता है ओलिगोजोस्पर्मिया में, है ना। और तीसरा जो है, जो सबसे भयंकर बीमारी है, उसको बोलते हैं क्या, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि पेनिस में इरेक्शन हो ही नहीं रहा है। अगर इरेक्शन नहीं होगा तो कॉपुलेशन नहीं होगा, मतलब संभोग नहीं हो पाएगा, संभोग नहीं हो पाएगा तो स्पर्म नहीं जाएगा फीमेल के बॉडी में, फीमेल के बॉडी में स्पर्म नहीं जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। जिसको इरेक्शन समझ में नहीं आता है तो समझना कि जैसे मान लो कि ये क्या है, एक मेल है ना, और एक मेल है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, एक मेल है ना, ये, ठीक है। और देखो जनरली क्या होगा, जनरली जो होगा वो क्या होगा कि इसका जो यहाँ पे रहेगा क्या, जो यहाँ पे रहता है ये पेनिस इस तरह से लटकल रहेगा, है ना। ये है पेनिस आपका, ये वहाँ पर कर सकते हैं स्क्रोटम, ओवरी, है ना। तो ये रहता है इस तरह से, है ना। अगर इसमें इरेक्शन होगा ना तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, मतलब कि ऊपर को हो जाएगा, इससे ऐसे हो जाएगा इरेक्शन, है ना। तो इसको बोलते हैं इरेक्शन, है ना। अगर इरेक्शन नहीं हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति को बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, है ना। इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, इरेक्शन नहीं होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है सर, जैसे कोई बहुत टेंशन में है, चिंता में है ना, तो उसमें इरेक्शन नहीं हो पाएगा। टेस्टिस में किसी कारण से चोट लग गया है तो नहीं हो पाएगा, अगर पेनिस में किसी कारण से चोट लग गया है तो नहीं हो पाएगा, है ना। और आजकल बहुत ज़्यादा जो पॉर्न वीडियो देखता है ना, तो उसमें भी कभी कभी हो सकता है कि इरेक्शन नहीं हो, है ना, बहुत अधिक एक्सेसिव होने पर। तो ये सारे कारण हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, है ना। तो अगर कोई बच्चा इस तरह से का शिकार है इस तरह के वीडियो का, तो अभी से बच जाओ, संभल जाओ मुन्ना, बाद में काम नहीं आएगा कुछ, है ना। तो इसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, है ना। अब देखो किसी भी मेल में ये सारी बीमारी है और नहीं हो रहा है, और नहीं इरेक्शन हो रहा है, मतलब ये सब बीमारी है, तो उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि उसमें स्पर्म बनेगा ही नहीं, है ना। ये था मेल के इनफर्टिलिटी के या मेल के बंधता के कारण। नेक्स्ट आता है फीमेल में। फीमेल में कुछ कारण होता है जिससे बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। फीमेल में सबसे जो पहला कारण है वो कारण रखना है पीकॉस, इसको बोलते हैं क्या, पीकॉस। इसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब इसमें होता है ना, जैसे मान लो ये ओवरी है ना, तो ओवरी में क्या होता है, अंडाणु बनता है, अंडाणु क्या हुआ, बना, और जाता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो यहाँ पे किसी कारण से क्या होता है, अंडाणु बना ही नहीं, अंडाणु बनेगा ही नहीं, या किसी कारण से बन गया तो उसमें कुछ बीमारी, बीमारी का लक्षण होता है ना। तो उसमें से उसका उत्सर्जन हो, मतलब कि अंडोत्सर्ग होगा ही नहीं, है ना। अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा है ग्राफी और पुट्टिका का, तो अंडाणु निकलेगा नहीं बाहर, है ना। इस स्थिति को कहते हैं क्या, पीकॉस कहते हैं, मतलब कि अंडाणु उसमें बन ही नहीं रहा है। अब जब अंडाणु नहीं बनेगा किसी फीमेल में तो बच्चा कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यह है पहला कारण फीमेल का। दूसरा कारण क्या है ना, दूसरा कारण ये है आपका, ये दूसरा कारण ये है PID, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, है ना। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं इसको, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि जैसे फेलोपियन ट्यूब है ना, क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। अगर फेलोपियन ट्यूब किसी कारण से मुड़ गया है ना, जैसे ये फेलोपियन ट्यूब किस तरह से होता है, फेलोपियन ट्यूब जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इस तरह से होता है ना, इधर भी होता है इस तरह से, है ना, इस तरह से। अब जैसे ये फेलोपियन ट्यूब थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा छोटा बन गया है, जैसे इधर देख सकते हैं ये थोड़ा लंबा है। अब ये किसी कारण से मुड़ जाए, अब ये कुछ तरह से ऐसे करके इधर से मुड़ जाए, है ना। अगर मुड़ जाएगा तो कोई नली है, कोई नली के आकार का पाइप है, उसको मोड़ दो, तो मोड़ देने पर तुम देखेगा कि पास कुछ चीज नहीं हो रहा है, क्योंकि रास्ता छेक लेता है वो, तो मुड़ जाता है ना। तो अंडाणु जो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर अंडाणु बनेगा, ये पास होगा ही नहीं, पास होगा नहीं तो बच्चे नहीं बनेंगे। फीमेल में सबसे अधिक केस यही रहता है, फीमेल से अधिक केस यही रहता है ना। ये क्या है, एक तरह की बीमारी है
है ना, जो किसी कारण से चोट लगने से या अधिक हार्मोन की गड़बड़ी से हो सकता है ना। और एक तीसरा जो फीमेल गड़बड़ी का फीमेल में बनता का कारण है वो क्या है, हार्मोन स्राव में गड़बड़ी। अगर किसी का हेल्थ सही नहीं रहा तो उसमें हार्मोन का स्तर खराब हो जाएगा, मतलब कि हार्मोन अनियमित हो जाएगा, है ना। और जब भी हार्मोन अनियमित होगा तो उसमें अंडाणु बनेगा नहीं, अंडाणु नहीं बनेगा तो उसमें क्या होगा, बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। मतलब कि 3 कारण मेल फीमेल में भी जिम्मेदार है और 3 कारण मेल में भी जिम्मेदार है। मतलब कि अगर किसी दंपत्ति को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको सिर्फ फीमेल को दोष नहीं देना है, क्योंकि दोनों में बराबर जिम्मेदार हो सकते हैं, है ना। और ये बात जांच कराने की है, तो जांच करा सकते हैं, है ना। अच्छा, मेल का है क्या, मेल का तो दिख जाएगा, स्पष्ट दिख जाएगा कि अगर उसमें कोई लक्षण है तो दिख जाएगा वहीं पे, है ना, मौके पर ही। फीमेल में चूंकि अंदर का इसका बॉडी का पार्ट है तो ये दिखेगा नहीं, उसको डॉक्टर की हेल्प से जांच करवाना पड़ेगा। तो ये है दोनों में क्या, बंधता के कारण। ठीक है, ये मतलब समझ आ गया। अब एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है ये कि अगर कोई दंपत्ति बंद है, मतलब उसको बच्चा नहीं हो रहा है, बीमारी कोई भी हो, मेल में हो चाहे फीमेल में हो, किसी में बीमारी हो, बच्चा नहीं हो रहा है और वो चाह रहा है कि हमको बच्चा हो, उसको एक बच्चा चाहिए, है ना, तो क्या करें। अब मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि इसके कई सारे तरीके लगा देता है ना। उसी में से आप सुनते होंगे एक नाम क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी का, जिसको बोलते हैं आईवीएफ, है ना। उसको क्या बोलते हैं, आईवीएफ। उसको बोलते हैं क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। तो आईवीएफ करेंगे अब अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छा, अगले लेक्चर में करेंगे बहुत सारे आईवीएफ के कैसे तरीके होते हैं, आईवीएफ के कई सारे तरीके होते हैं और वहाँ से नीट में सवाल बना हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से अगले लेक्चर सुनना, ठीक है। चलो।